हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर जो आपके आगामी जो है प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी लगातार क्लासेस आपको डेली क्लास आपको हिंदी के आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल रही हैं। तो आई होप आप पूरी क्लासेस को ज़रूर वॉच कर रहे होंगे, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको लगातार हमारे माध्यम से हिंदी की क्लासेस चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली हैं। और साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास के अंतर्गत कोई चेंजेस चाहिए या किसी प्रकार की के अन्य प्रकार के टॉपिक्स पर क्लासेस चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही इस क्लास को कंटिन्यू करा रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल बने। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को वॉच कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्योंकि इससे पहले हम 101 क्वेश्चन से अपने प्रीवियस क्लास में करा चुके हैं दोस्तों। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे 102 नंबर के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है दोस्तों, तरवर फल नहीं खाते है सरवर पियन पानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिय यही न पान, इस पंक्ति के रचयिता जो हैं वह हैं रहीम। तो रहीम के ये पंक्तियां हैं दोस्तों। अगला है, तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाये, यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाये। तो ये अलंकार में पूछा जाता है। तो ये जो है ये पंक्तियां जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं दोस्तों। किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं, तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाये। अगला प्रश्न है दोस्तों, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो तक्षशिला नगर है वो है सिंधु और झेलम नदियों के मध्य। तक्षशिला नगर जो बसा है दोस्तों, वो बसा है सिंधु और झेलम नदियों के मध्य में बसा है तक्षशिला नगर। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? वह हैं कबीरदास। तो कबीरदास की पंक्तियां हैं दोस्तों, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो है कबीरदास द्वारा रचित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों, कौन से राज्य की भाषा डोंगरी है दोस्तों? वह है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दोस्तों डोंगरी भाषा बोली जाती है। अगला है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, जो झरना काव्य है इसके रचयिता कौन है दोस्तों? वह है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों झरना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर या इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, गोदान किसकी कृति है? तो गोदान जो कृति है दोस्तों, प्रेमचंद्र की कृति है गोदान। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों, जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे जैसे कबीर हैं, तो दोस्तों इन कवियों को कहा जाता है संत कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि होते हैं दोस्तों, इनको संत कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो चाहे इंग्लिश के साहित्य के अंतर्गत हो। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों श्रेष्ठ कार्य जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जो जीर्ण शासन भाषियु सोमय कहियो सारु, जो पालई सही भाव करी सो तरुपाई पाओ, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस दोहे के रचनाकार हैं देवसेन। तो देवसेन की रचना है दोस्तों, जो जीर्ण शासन भाषियु सोमय कहियो सारु, जो पालई सही भाव करी सो तरि पायो पाओ पारु, इस दोहे के रचनाकार का नाम है देवशिन। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो अपनी जान खपाते हैं उनको हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन है दोस्तों महतो का।
तो महतो का कथन है दोस्तों कि जो जान खबर हैं उनका उनका हक जो है उन लोगों पर ज़्यादा है जो केवल रुपया कमाते हैं उसके कंपेयर में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो देवनागरी लिपि को जो दोस्तों राष्ट्रलिपि के रूप में जो स्वीकार किया था वो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला है दोस्तों, जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है जो किसकी कृति है दोस्तों, किसकी रचना है? यह है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, अगला है छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? वो थे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है? तो दोस्तों जो चीनी तिब्बती भाषा समूह के भाषाओं को बोलने वाले होते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों निषाद। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? निषाद कहा जाता है। जो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले हैं उनको निषाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है दोस्तों वो सबसे पहले भारत के राज्य कपिशा के अंतर्गत पहुंचा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि जो रचना है दोस्तों यह है रामचंद्र शुक्ल की। किसकी रचना है दोस्तों चिंतामणि? यह है रामचंद्र शुक्ल की रचना है दोस्तों चिंतामणि। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा नामक जो काव्य है दोस्तों इसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो चरणदास चोर जो नाट्य कृति है दोस्तों किसकी है? हबीब तनवीर की। किसकी है दोस्तों? चरणदास चोर जो कृति है दोस्तों यह है हबीब तनवीर की कृति है दोस्तों चरणदास चोर। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग जो ये पंक्ति है दोस्तों यह रहीम की रचना है। किसकी है? रहीम की पंक्तियां दोस्तों, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये रहीम की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न 123, चंद वरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद वरदाई दोस्तों किसके दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं? तो चंद वरदाई दोस्तों ये थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चंद वरदाई जो है जो दरबारी कवि थे दोस्तों इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही पृथ्वीराज आसु ग्रंथ की रचना की थी। अगला है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठ का जो शुद्ध उत्तरावस्था है दोस्तों उसको कहते हैं घनिष्ठतर। ठीक है, घनिष्ठ का जो उत्तरावस्था है दोस्तों वो है घनिष्ठतर। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे दोस्तों वो दिए थे श्रीवस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रीवस्ती में दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक दिए थे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाथा यानी कि गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो दोस्तों जो गाथा यानी कि गाहा कहने से जो लोक प्रचलित महा काव्य भाषा का बोध होता है वह है प्राकृत। ठीक है, तो गाहा जो है गाथा जो है ये प्राकृत लोक काव्य भाषा का बोध कराती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। तो भारत में जो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ कब किया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को भारत में आरंभ करना लॉर्ड मैकाले का कार्य रहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी के अंदर जो प्रथम एकांकी है दोस्तों वह है एक घूंट। एक घूंट दोस्तों हिंदी का प्रथम एकांकी के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम पात्र है दोस्तों वो कौन सा है? वह है दोस्तों, यह है उद्दंड मार्तंड हिंदी की प्रथम जो है रचना है। ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है दोस्तों? हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी के वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? तो हिंदी की वर्णमाला में जो स्वर होते हैं दोस्तों वो होते हैं 11 स्वर हैं हिंदी के वर्णमाला में। और अगर हम सम स्वर की बात करें दोस्तों, 33 सम स्वर हिंदी के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी में जो समाचार पत्र में जो खड़ी बोली है, जो है खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है, यह है दोस्तों बनारस अखबार। ठीक है, ये समाचार पत्र है बनारस अखबार। इसको खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है इस समाचार पत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है दोस्तों? तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो 9वीं शताब्दी के माने जाते हैं, जिनको सिद्ध सरहपा के नाम से जाना जाता है। इनको हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाना गया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, हिंदी के प्रथम जो है गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं दोस्तों, वह हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल को दोस्तों हिंदी का प्रथम गद्यकार के रूप में जाना जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो हिंदी के जो सर्वप्रथम गीत लेखक हैं दोस्तों वह हैं विद्यापति। विद्यापति को दोस्तों हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक के रूप में जाना जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र है वह है सुधा वर्षण। सुधा वर्षण दोस्तों हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं दोस्तों ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो अतीत के चलचित्र जो है रचना है वो महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है दोस्तों? वह है महादेवी वर्मा की। अगला है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला है दोस्तों, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? तो अपभ्रंश के अंतर्गत जो कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं दोस्तों वह हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत दोस्तों अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, किस काव्य की हैं दोस्तों? ये हैं यशोधरा की। ठीक है, यशोधरा काव्य की हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है दोस्तों ईपीग्राफी। तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों ईपीग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत डक बार। ठीक है, जेही चितवत डक बार, ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसके रचयिता हैं रसलील। ठीक है, रसलीन जो है दोस्तों इसके रचयिता हैं। और फिर से एक बार पंक्ति क्या है इसको बता देते हैं। अमीय हलाहल मत भरे, अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेही चितवत इक बार। ये पंक्ति के रचिता हैं रसलीन। कौन है दोस्तों? रसलीन है इस पंक्ति के रचिता।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने जो सबसे ज़्यादा रोल किया था दोस्तों, वो क्या था? खड़ी बोली के विकास में। खड़ी बोली के विकास में दोस्तों अमीर खुसरो का विशेष योगदान रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुवर्णों की रचना की थी, उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो अमीर खुसरो ने जो मुकरियों, पहेलियों की जो रचना की थी दोस्तों, इसका मुख्य भाषा है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली में ये मुकरियाँ गाई गई थी दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? तो अवधी भाषा में जो सबसे लोकप्रिय महाकाव्य रहा है, वो है दोस्तों रामचरितमानस। रामचरितमानस दोस्तों अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो अशोक के फूल नामक जो निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है दोस्तों अशोक के फूल। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास। तो अष्टछाप किसकी रचना है दोस्तों? सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, आंसू काव्य के रचयिता कौन हैं? तो आंसू जो काव्य है दोस्तों, इसके रचयिता कौन हैं? ये हैं दोस्तों जय शंकर प्रसाद। ठीक है। ये जय शंकर प्रसाद की रचना है आंसू। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। दोस्तों आगे इससे बेहतरीन क्लासेस भी आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे ही प्रवक्ता की जो है यहाँ पर विज्ञापन जारी होता है दोबारा, और उस विज्ञापन के अकॉर्डिंग हम लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जैसा उसमें दोबारा सिलेबस दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हम अपने चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं, और आपका सिलेक्शन श्योर सिलेक्शन करवा के ही रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और साथ ही लगातार इन क्लासेस को भी वॉच करते रहिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी की डेली क्लास हमारी जो प्रोवाइड कराई जा रही है, उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।